नमस्कार। परिपूर्णता क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, और इस राष्ट्रपति के अंतर्गत हमने प्रमुख रूप से 3 कक्षाएं ले चुके हैं। 3 में से 2 कक्षाएं रही है हमारे प्रमुख रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड, और आज हमारे जो ये पार्ट 3 है, ये तीसरी कक्षा रहेगी राष्ट्रपति के शक्तियों से संबंधित। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम 22वीं कक्षा पढ़ रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, और इसी क्रम में हम कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे, और राष्ट्रपति को हमने शुरुआत कर दी थी 2 वीडियो पहले। और आज इस राष्ट्रपति की जो शक्तियों के क्रम में हम पार्ट 3 को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को हम प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है सामान्य शक्ति और एक है आपातकालीन शक्ति। ठीक है, ये प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है राष्ट्रपति की शक्ति को। और इनमें से सामान्य शक्ति में से हमने प्रमुख रूप से ये 2 शक्तियाँ पढ़ ली थी, एक कार्यपालिका की शक्ति और एक विधायी शक्ति। आज की इस कक्षा में हम न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीतिज्ञ जो शक्ति और वीटो या फिर उसे कह सकते हैं निषेधाधिकार की शक्ति पढ़ेंगे। और आगामी जो आने वाली वीडियो इसमें है, उसमें हम आपातकालीन शक्तियों के जो कल का वीडियो रहेगा या फिर अगला वीडियो रहेगा, इसमें ये आपातकालीन शक्तियाँ हैं ये भी पढ़ लेंगे, जो 352, 53, 52 और 56 और 360 अनुच्छेदों में प्रमुख रूप से दिए गए हैं। तो चलिए, आज हम प्रमुख रूप से जो सामान्य शक्ति है इसके अंतर्गत न्यायिक और वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीतिज्ञ शक्ति और वीटो के निषेधाधिकार की शक्ति पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले किसे पढ़ते हैं? सबसे पहले न्यायिक शक्ति को पढ़ते हैं। क्या है न्यायिक शक्ति में? तो देखिएगा, अनुच्छेद 72, इसके अंतर्गत क्या कहा है कि निम्नलिखित मामले हैं उनमें क्या करेंगे, जैसे कि सैन्य न्यायालयों के द्वारा दिए गए जो दंड हैं उनके मामलों में, या फिर मृत्युदंड से संबंधित सभी मामलों में, और तीसरी बात उन सभी मामलों में जिसमें दंड का संबंध संघ की कार्यपालिका क्या हो, संघ की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार से संबंधित हो। इन 3 प्रकार के मामलों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसके अंतर्गत न्यायिक शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। किन माध्यम से? देखिएगा, 5 प्रकार से। एक आपका रहा क्या? समाधान, एक लघुकरण, एक परिहार, तो चौथा है विराम, और 5वां है निलंबन। इनकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। इस प्रकार की क्या शक्ति प्रदान की गई है भारतीय संविधान के द्वारा? किसे? राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है ना। देखिएगा, किस किस आधार पर? सबसे पहले ये समझो, अनुच्छेद कौन सा है? 72 है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी सैन्य न्यायालय के द्वारा क्या किया गया हो, दंड के मामले हो या फिर मृत्युदंड से जितने भी संबंधित मामले हो वो। और तीसरी प्रमुख रूप से क्या रहेगी बात, इससे सभी मामलों में जिसमें दंड का संबंध किससे हो, संघ की कार्यपालिका की शक्ति से विस्तार से संबंधित हो। तो ये 3 प्रकार से होने पर क्या सकते हैं, ये समाधान कर सकते हैं, फिर राष्ट्रपति लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं या निलंबन कर सकते हैं। इन प्रकार की शक्ति किसे प्राप्त हैं? ये राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। देखिएगा, अब इन्हें सबको समझते हैं कि क्या है लघुकरण, समाधान, परिहार और विराम और निलंबन। ठीक है, तो चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं समाधान को। क्या है समाधान? समाधान का संबंध देखो, समाधान मतलब यह अपराधी को क्या करता है, पूर्ण रूप से दोष मुक्त, या अर्थात यह कह सकते हैं कि उसे निर्दोष करार दिया जा सकता है। किसी भी अपराधी को 3 प्रमुख रूप से आधार पर देखा, इन आधार पर सजा दी गई है। तो समाधान के अंतर्गत क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी अपराधी है उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर दिया जाता है, और अर्थात इसे कह सकते हैं उसे निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर देखो लघुकरण को समझो। क्या है लघुकरण? लघुकरण का मतलब ये होता है कि दंड की है ना, उसे मात्रा और जो प्रकृति होती है, मात्रा और प्रकृति दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात एक प्रकार के दंड के स्थान पर दूसरा हल्का दंड दिया जा सकता है। जैसे कि मान लो किसी को फांसी दी गई है, ठीक है, फांसी की सज़ा सुना दी गई है। अब लघुकरण करना है तो उसकी प्रकृति या मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसे फांसी की जगह पर क्या करे, मान लीजिए उम्र कैद, क्या करे, उम्र कैद कर दे। ठीक है, उम्र कैद भेज दे, तो वो हो गया ना, इसमें मात्रा भी परिवर्तन हो गई और प्रकृति भी परिवर्तन हो गई। ठीक है, तो चलिए समाधान लघुकरण। या फिर ऐसे समझ लो कि उम्र कैद है,
उस उम्र कैद से क्या करे, 10 साल कर दे, ठीक है ना। इस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। लघुकरण का समझ में आया, समाधान। चलिए परिहार का समझो, क्या है परिहार। इसके अंतर्गत दंड की केवल मात्रा को कम किया जा सकता है, ना कि प्रकृति को, ठीक है ना। मात्रा को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि अब देखो, मैंने अभी इसमें कहा था ना, जैसे कि यहाँ पर देखो, एक फांसी को उम्र कैद में बदल देना, इससे क्या होगी, मात्रा और प्रकृति दोनों बदल रही है। लेकिन एक क्या करे, उम्र कैद से 10 साल कर दे, ठीक है ना। प्रकृति वैसी है लेकिन मात्रा कम कर दी जा रही है यहाँ तो, ठीक है। इसी प्रकार से परिहार में क्या किया जा रहा है, दंड की केवल मात्रा को कम किया जा सकता है, परिवर्तन जो प्रकृति है उसे नहीं, ठीक है ना। उम्र कैद है, इस उम्र कैद को कुछ मान लो 50 साल कर दिया जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से साल में बदल दिया जाए, प्रकृति सेम ही रही लेकिन मात्रा परिवर्तन कर दी गई, ये क्या हुआ, परिहार। अब देखो विराम, विराम का क्या मतलब है, विराम इसके अंतर्गत विशेष कारणों से दंड की कठोरता को कम किया जाता है, ठीक है ना। विराम का मतलब क्या होता है, कोई विशेष कारण है, इन विशेष कारणों के कारण दंड की क्या है, कठोरता को कम किया जाता है। जैसे देखो एक गर्भवती महिला है, ठीक है ना, गर्भवती क्या है, महिला है। इस गर्भवती महिला को अगर दिया जाए फांसी, तो देखिएगा जो गर्भ में अबोध बालक हैं या बालिका हैं जो भी है, उसे किस प्रकार की सज़ा दी जा रही है, उसने क्या किया है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करता है कि देखिएगा विराम के अंतर्गत किसी भी गर्भवती महिला को मृत्युदंड के स्थान पर क्या किया जाए, आजीवन कारावास प्रदान कर दिया जाए, ठीक है ना। तो क्या किया जा रहा है, विशेष कारणों से दंड की कठोरता को कम किया जा रहा है, फांसी से उम्र कैद में किया जा रहा है, इनकी विराम लगाया जा रहा है, एक कठोर सज़ा से थोड़ी सरल किए जा रही है, ठीक है ना। चलिए फिर एक पांचवा आता है निलंबन। निलंबन का क्या अर्थ होता है, निलंबन का अर्थ होता है कि दंड का अस्थायी रूप से निलंबन कर दिया जाता है। कैसे, देखो जब कोई आवेदक है राष्ट्रपति के समक्ष समाधान के लिए आवेदन करता है, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति को भेजता है कि हमें क्षमा कर दी जाए, समाधान के लिए भेजता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष जब तक याचिका विचाराधीन रहती है, वो याचिका जब भेजता है और वो राष्ट्रपति उसके प्रति विचार करते हैं, तब तक क्या किया जाता है, उसके जो भी दंड है उसको क्या निलंबित कर दिया जाता है, तब तक के लिए उसे दंड नहीं दिया जाता है। जैसे कि किसी की तारीख तय कर दी जाती है मृत्यु की, इस दिन उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, उसके लिए वो क्या करता है, याचिका भेजता है, ठीक है ना। उस याचिका को फिर जब राष्ट्रपति जब तक जवाब देगा ना, तब तक उसे पीछे सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। इस प्रकार से होता है याचिका से फिर जब तक निलंबन की सकती। 5 प्रकार से आपको समझ में आएगा ना, क्या है समाधान, समाधान समझ में आया ना आपको। फिर हमने क्या पढ़ा, समाधान के बाद लघुकरण, किस प्रकार से प्रकृति और मात्रा को कम कर दिया जाता है, समाधान के अंतर्गत पूर्ण जो सज़ा है उसे क्या किया जाता है, उसे उन्मुक्ति या विमुक्ति दी जा सकती है, पूर्ण दोष मुक्ति अर्थात निर्दोष घोषित किया जा सकता है। परिहार, परिहार में मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, प्रकृति वही रहेगी, ठीक है ना। समाधान, लघुकरण, परिहार, विराम, विराम में क्या किया जाता है, जिसकी मतलब कठोरता को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई विशेष कारण हो उनके चलते, कोई गर्भवती महिला है तो उसे फांसी दी जा रही है, तो उसे क्या करें, उसे परिवर्तन करके उसकी कठोरता को कम कर कर क्या कर दिया जाता है, उम्र कैद कर दिया जाता है। ये हो गया विराम। और निलंबन का समझ में आया ना, कि जब तक याचिका रहती है राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, उस समय तक किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी जाती, मतलब वेटिंग चलती है कि वो राष्ट्रपति किस प्रकार का निर्णय दे उस आधार पर, ठीक है। चलिए ये प्रमुख रूप से 5 हमें चीज़ें समझ में आई होगी, यही महत्वपूर्ण बनती है। और किसके अंतर्गत थी ये, 72 के अंतर्गत थी, 72 अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ो। अब देखो ये वाद पढ़ो, ये जो वाद हैं ये महत्वपूर्ण बनते हैं आपके। कौन से वाद हैं, मारूराम वर्सेस भारत संघवाद। मारूराम भारत संघवाद में क्या होता है, चलिए मारूराम भारत संघवाद में यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है ना। जो भी राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है, ठीक है ना, समाधान मतलब पूर्ण रूप से उसे क्षमा कर दिया जाता है, किसी दोष से मुक्त कर दिया जाता है। तो इस चीज़ से यानी मारूराम जो भारत संघवाद हुआ था, एक वाद था, उसमें ये क्या कहा गया कि न्यायालय समीक्षा कर सकता है राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति की, ठीक है ना। चलिए तो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं कि न्यायिक समीक्षा कर सकता है, नहीं तो कर सकता है, वर्तमान स्थिति है। फिर रहा केहर सिंहवाद में न्यायालय के द्वारा क्या निर्णय दिया गया, निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति का प्रयोग
मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाएगा। क्या करेगा? मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेगा। ये कहा गया कब? कि हैरसिंगवाद में जो न्यायालय में हुआ, उसमें न्यायालय का निर्णय यह रहा कि राष्ट्रपति अपने समाधान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेगा। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे हो ना राष्ट्रपति रबड़ का स्टाम्प क्यों कहा जाता है। फिर श्री हरण उर्फ मुरुगन बनाम भारत संघवाद में क्या कहा गया? देखिएगा, श्री हरण उर्फ मुरुगन बनाम भारत संघवाद में क्या कहा जा रहा है, सुनिएगा। न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि दया याचिका में अत्यधिक विलंब अनुच्छेद 21 का क्या है? उल्लंघन है। आपने हम जब मौलिक अधिकार या मूल अधिकार पढ़ रहे थे तो अनुच्छेद 21 को पढ़ा था, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रताएं थी, आपको याद रहेगा। उस चीज़ में क्या कहा गया था कि अगर दया याचिका में अत्यधिक विलंब हो रहा है, ज़्यादा विलंब किया जा रहा है दया याचिका में उस पर निर्णय देने पर, तो वो क्या है? अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ये किसमें कहा गया? श्री हरण उर्फ मुरुगन बनाम भारत संघवाद में कहा गया। चलिए, समझ में आया ना आपको बात? तो मारू राम आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा बनेगा, मैं ये मानता हूँ, ठीक है ना। फिर के हैरसिंगवाद में भी न्यायालय क्या किया? निर्धारित किया कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेगा, ठीक है ना। फिर श्री हरण उर्फ मुरुगन बनाम भारत संघवाद, ठीक है ना। तो ये क्रम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये उससे कम है, थोड़ा उससे कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। अब आता है अनुच्छेद 143, न्यायिक जो शक्ति है, इसमें ये अंतिम अनुच्छेद रहेगा। दो अनुच्छेद ही प्रमुख है, एक 72 और दूसरा क्या है? देखो 72 + 72 कितना होता है? 4 ठीक है ना। 144 से सिर्फ एक कम करना है आपको, तो क्या आ जाएगा? 143 आ जाएगा, ठीक है ना। 143 इसके अंतर्गत यह बंद किया जाता है कि राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर अथवा विधि या तथ्य से उत्पन्न कोई प्रश्न है उस पर क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालय में से परामर्श ग्रहण कर सकता है। ये बात ध्यान रखना। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को किस प्रकार की न्यायिक शक्ति दे रहा है कि मान लो राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर हो अथवा विधि या तथ्य से उत्पन्न कोई किसी प्रकार का प्रश्न है, तो उस पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ग्रहण कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन जो ये परामर्श है ये बाध्यकारी नहीं है। ये बाध्यकारी किसके लिए नहीं है? ना ये है बाध्यकारी आपके राष्ट्रपति के लिए कि जो आपके कौन उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो न्यायाधीश किसी प्रकार की सलाह दे उसे मानने के लिए बाध्यकारी हैं, और ना ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दोनों ही किसी प्रकार से बाध्य नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करने के लिए वो बाध्य रहेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और ना ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। लेकिन अगर कोई वाद या फिर कोई विवाद, कोई भी किसी प्रकार की बात कब की हो? यदि राष्ट्रपति ने संविधान लागू होने से पूर्व की किसी विधि हो, किसी संधि हो, कोई समझौता हो, भारत सरकार या देशी रियासतों के मध्य कोई वार्ता हो आदि को लेकर परामर्श मांगा जाता है, तो वहां पर उच्चतम न्यायालय का क्या होगा? राष्ट्रपति को देना परामर्श बाध्यकारी होगा, और परंतु राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। तो अब राष्ट्रपति क्या हो गया? इस दृष्टिकोण से न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से ऊंचा, क्योंकि वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बाध्यकारी इस मामले में। चलिए, कब न्यायाधीश? देखो, एक तो पहला का सिस्टम समझो कि राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर, कोई सार्वजनिक महत्व का विषय हो जाए, जैसे कि राम मंदिर का जब वाद हुआ था, आपको पता होगा, उस प्रकार से, ठीक है ना, कोई सार्वजनिक महत्व की बात हो जाए, जैसे कि कृषि आंदोलन प्रकार से कोई आंदोलन का जो हुआ था, आपने देखा था, वो 3 कानून लेके आए गए थे, ठीक है ना, उस प्रकार से कोई सलाह मांग ले पहले ही, ठीक है ना, विधि के तथ्य से उत्पन्न कोई भी प्रश्न हो तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसके लिए बाध्यकारी नहीं थे। लेकिन बाध्यकारी कब होंगे? बाध्यकारी तब होंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। कोई मान लो राष्ट्रपति ने संविधान लागू होने से पूर्व की किसी विधि हो, कोई संधि हो, कोई समझौता हो, भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य कोई वार्ता हो, कोई आदि को लेकर परामर्श मांग लेता है, तो वहां पर उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करने के लिए बाध्यकारी हो जाएंगे। परंतु उस स्थिति में राष्ट्रपति को इसी के प्रकार से उस परामर्श को माने ना माने उसकी मर्जी होगी, बाध्यकारिता नहीं रहेगी, ठीक है ना।
परामर्श प्रदान करते समय उच्चतम न्यायालय में संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। जब राष्ट्रपति को किसी प्रकार की परामर्श दी जाएगी, उस प्रधान में जो प्रदान करते समय क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय में एक संवैधानिक पीठ का गठन करेगा। और उसमें कितने सदस्य होंगे? मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने होंगे? 5। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कितने? जब किसी प्रकार की परामर्श उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है तो संवैधानिक पीठ के अंतर्गत प्रमुख रूप से कितने न्यायाधीश होंगे? तो मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 5 न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए, परामर्श संबंधी प्रावधान भारत ने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ये परामर्श का प्रावधान कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया गया है। महत्वपूर्ण बनता है, इस बात को घोट लेना जैसे मैं घोट रहा हूँ। ठीक है ना, ग्रहण किया। फिर आता है 3 प्रकार की शक्तियाँ, कार्यपालिका, वित्तीय पढ़ा था? नहीं, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के बाद हमने कहा न्यायिक शक्ति। अब हम वित्तीय शक्ति पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हैं? वित्तीय शक्ति। किसकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति के नाम पर प्रति वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र यानी कि बजट प्रस्तुत किया जाता है। किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर प्रति वर्ष जो वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र होता है या फिर उसे बजट कह सकते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात क्या है? राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही समस्त धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। किसकी? राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से समस्त धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। ये वित्तीय शक्ति रहेगी। तीसरी, आकस्मिक जो निधि है उस पर राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होता है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न आ सकता है, आकस्मिक निधि पर निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का? किसी प्रकार का प्रश्न आए तो आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है आकस्मिक निधि पर। फिर अनुच्छेद 280 महत्वपूर्ण बनता है। क्या है अनुच्छेद 280? अनुच्छेद 280 क्या कहता है? देखो, राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य बिल की समीक्षा के लिए तथा राज्यों को भारत की संचित निधि से अनुदान प्रदान करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है ना, और आप इस करंट से भी जुड़े रहिएगा। ठीक है ना, प्रश्न आते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वित्त मंत्री कौन है, इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। और देखिएगा, अनुच्छेद रिलेटेड पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य बिल की समीक्षा के लिए हो, चाहे राज्यों को भारत की संचित निधि से अनुदान प्रदान करने के लिए हो, प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ो। अब पढ़ते हैं सैन्य शक्ति। कौन सी पढ़ ली? कार्यपालिका की, विधायी शक्ति, फिर पढ़ा न्यायिक शक्ति, फिर वित्तीय शक्ति। अब 5वें नंबर पे सैन्य शक्ति पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति भारत में सर्वोच्च सेनापति की भूमिका का निर्वहन करता है। प्रश्न आए कि भारत में सर्वोच्च सेनापति की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश करता है, या फिर राष्ट्रपति करता है? तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्चतम सेनापति की भूमिका का निर्वहन करता है। तथा इसके अंतर्गत तीनों सेनाओं, तीनों कौन सी? जल, थल और वायु, तीनों प्रकार की। ठीक है ना, प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं आपके। राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध और शांति की उद्घोषणा की जाती है। किसी प्रकार की युद्ध की उद्घोषणा करनी हो, चाहे शांति की उद्घोषणा करनी हो, कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तथा भारत की सेना को अन्यत्र भेजना, कहीं पर भी किसी भी मिशन के लिए भेजना हो, चाहे कहीं पर भी भेजना हो, कौन भारत की सेना को भेजेगा? राष्ट्रपति भेजेगा। कौन? राष्ट्रपति भेजेगा। ये कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। चलिए आगे बढ़ो। अब आती है कूटनीतिज्ञ शक्ति। कौन से नंबर की? ये प्रमुख रूप से 6ठे नंबर की रहेगी ना। ठीक है, कूटनीतिज्ञ शक्ति इसके अंतर्गत क्या है? चलिए, कूटनीतिज्ञ शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राजदूतों, उच्चायुक्तों की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। राजदूत जो क्या करते हैं? सूचनाओं को कहीं पर आदान प्रदान का कार्य करते हैं। ठीक है ना, उच्चायुक्तों को क्या करते हैं? नियुक्ति की जाती है। और दूसरे देशों के जो भी राजदूत हैं जो भारत में आते हैं, ठीक है ना, तो उनके पास प्रमाण पत्र होते हैं कि हम वहाँ से इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उस प्रमाण पत्र को स्वीकार करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, कूटनीति से संबंधित शक्तियाँ हैं ये। राज्य का प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या करता है? भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। और प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति, सब कुछ राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय अगर जगत में भारत का प्रतिनिधित्व करता है कौन, तो वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना। भारत सरकार के द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, चाहे समझौते हैं, वो किसके नाम पर किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय संधि हो या फिर समझौता हो, ठीक है ना, ये प्रमुख रूप से किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय संधि हो चाहे समझौते। अब देखेंगे प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या आती है? इंपॉर्टेंट बात आती है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है देखिएगा, वीटो या निषेधाधिकार की शक्ति, इसकी वीटो की शक्ति हो या फिर उसे हम कह सकते हैं निषेधाधिकार की शक्ति। ठीक है ना। एक प्रकार से देखें ये किसका ही भाग होगा? ये भाग हो आपके जो विधायी शक्ति है, इसका ही एक प्रकार से भाग है। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ पड़ी थी उसी का ही एक भाग है। विधायी शक्ति में देखा था किस प्रकार से बिल पेश वगैरह में क्या रोल मेट रहता है राष्ट्रपति का। ठीक है ना। उसी प्रकार से भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं पर भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा 3 प्रकार की वीटो की शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी वीटो की शक्तियां होती हैं? चले, एक पहली है आपके पूर्ण या फिर निरपेक्ष या आत्यंतिक निषेधाधिकार की शक्ति, दूसरा है निलंबनकारी निषेधाधिकार की शक्ति, और तीसरा है जेबी निषेधाधिकार की शक्ति। ठीक है ना। तो देखो पूर्ण या निरपेक्ष को समझो, क्या है पूर्ण या निरपेक्ष? इसके अंतर्गत क्या करता है राष्ट्रपति? संसद के द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति प्रदान करने पर से क्या कर सकता है? इनकार कर देता है। इनका प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा 2 परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है ना। मान लो ये आपके रही लोकसभा, लोकसभा से आया आपके राष्ट्रपति, सॉरी लोकसभा से किसके पास आया? आपके राज्यसभा के पास आया, और फिर आता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास, कोई भी विधेयक। ठीक है ना। ये विधेयक राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति ने क्या किया? इस विधेयक पर असहमति दे दी, या फिर इसे अनुमति प्रदान करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और ये इनकार किन परिस्थितियों पर? सिर्फ 2 प्रकार की परिस्थितियों पर कर सकता है राष्ट्रपति। किस पे? पहला तो ये हो गैर सरकारी विधेयक। अब देखो गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? यानी कि जिसे क्या करे? मंत्रिपरिषद के द्वारा नहीं अपितु किसी भी संसद सदस्य के द्वारा क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। कोई भी गैर सरकारी विधेयक है, यानी कि मंत्रिपरिषद के द्वारा, किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य के द्वारा क्या किया जाए? वो पारित नहीं किया गया हो, केवल जो संसद का सदस्य था उसे पारित किया गया हो, फिर वो पारित होकर राष्ट्रपति के पास आया हो। राष्ट्रपति इस स्थिति में क्या कर सकता है? मर्जी पड़े तो उसे अनुमति प्रदान करने से इनकार कर सकता है। पहली परिस्थिति आपको समझ में आई कि कब पूर्ण या फिर निरपेक्ष निषेधाधिकार का प्रयोग या फिर वीटो का, जो फर्स्ट वीटो है पूर्ण या निरपेक्ष वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। फिर देखो सेकंड, कब जो सरकारी विधेयक हैं जो कि पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा गया हो और इस बीच मंत्रिपरिषद का पतन हो गया हो। ठीक है ना। एक सदन से दूसरे सदन में आया और आखिर रूप से किसके पास आया? राष्ट्रपति के पास आया। और इस दरमियान क्या हुआ? इस दरमियान मंत्रिपरिषद का क्या गया हो? पतन हो गया हो, और नई सरकार के द्वारा उस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता हो। ठीक है ना। मान लो ए पार्टी की कोई मंत्रिपरिषद थी और कोई, जब तक विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और इसका चुनाव हो के ये हो जाता है इसका विघटन, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद का, और नई जो मंत्रिपरिषद आती है बी पार्टी की, तो बी पार्टी राष्ट्रपति को कहते हैं राष्ट्रपति जी सलामती इसमें ही होगी कि आप इस विधेयक पर क्या करें? अनुमति देने से इनकार कर दे। तो इस सुझाव को मान लिया जाता है। जैसे कि 1954 में 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पेप्सू विधेयक पर क्या किया गया था? पूर्ण निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया था। ये एग्जाम्पल में पूछे तो ये एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है ना। कब, किसके द्वारा और किस विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया था? ठीक है। तो चलिए, यह था प्रमुख रूप से पूर्ण या फिर निरपेक्ष वीटो या फिर निषेधाधिकार की शक्ति। अब पढ़ते हैं दूसरे प्रकार की शक्ति, वो है निलंबनकारी निषेधाधिकार। निलंबनकारी निषेधाधिकार क्या होता है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किसके अंतर्गत? निलंबनकारी निषेधाधिकार के अंतर्गत।
कोई आया, एक सदन से पार होते हुए दूसरे सदन और तीसरे रूप में राष्ट्रपति के पास आया। राष्ट्रपति को थोड़ी सी लगी गड़बड़ी, जैसे कि 2006 में लगती है राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी को साहब को कि संसद सांसदों की निर्योग्यता से संबंधित एक विधेयक आता है और इस संसद के पास क्या करते हैं, वो पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है। इस पे पुनर्विचार करो फिर हमारे पास भेजो, ठीक है ना। देखो, लौटा सकता है, परंतु यदि संसद के द्वारा पुनर्विचार के पश्चात दोबारा विधेयक पारित कर दिया जाता है तो वहां पर अनुमति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। जैसे कि पहली बार भेजा कोई विधेयक, दोनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति जी ने क्या कहा, अच्छी बात है, वापस भेजो, पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज दिया। तो चलिए, इन्होंने कहा हमने पुनर्विचार कर लिया है, यहाँ पर भी हो गया है, वापस आ गया है राष्ट्रपति जी के पास। अब राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार नहीं है कि अब वापस, अरे अभी भी मुझे अच्छी बात नहीं लग रही है, वापस पुनर्विचार करके लेके आओ। तो ऐसी किसी भी प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है, जो आपके केंद्रीय जो संसद, ठीक है ना, संसद के द्वारा कोई भी विधेयक भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है ना। चलिए, यह था निलंबनकारी निषेधाधिकार। आपने पढ़ा पहले कौन सा, आपके पूर्ण या फिर निरपेक्ष निषेधाधिकार की शक्ति, अब था निलंबनकारी निषेधाधिकार की शक्ति। अब देखो तीसरी और महत्वपूर्ण परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जेबी निषेधाधिकार की शक्ति। इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति ना तो विधेयक को पर क्या करे, अनुमति प्रदान करे, और ना ही अनुमति देने से क्या करे, इनकार करे। जो पहला वीटो अधिकार की शक्ति है उसका इस्तेमाल करे, और ना ही हाँ भर दे कि भाई ठीक है ले जाओ। वो क्या करते हैं, उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास सुरक्षित पड़ा रहता है, राष्ट्रपति अपने जेब में डाल देता है कि चलो, एक हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या करता है, ना अनुमति देता है और ना ही अनुमति देने से इनकार करता है, चुपचाप बैठ जाता है, मौन व्रत धारण करके जेब में डाल दिया जाता है विधेयक, बैठ जाते हैं। और भारतीय संविधान में इस बात का कहीं भी उपबंध नहीं किया गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर कितनी अवधि में राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। इतना कोई समय फिक्स नहीं है कि 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, जब मर्जी पड़ेगा राष्ट्रपति उसे अनुमति देगा, जब मर्जी पड़ेगी नहीं देगा। ये थी जेबी निषेधाधिकार की शक्ति, ठीक है ना। चलिए, 1986 में क्या हुआ, डाकघर विधेयक पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा क्या किया गया, जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया, यानी कि ना अनुमति दी, ना अनुमति देने से इनकार किया। किसने, ज्ञानी जेल सिंह ने। और डाकघर एक विधेयक था 1986 में जो आया था, ठीक है ना। अब देखो, महत्वपूर्ण है यहाँ से ये चीज, क्या है महत्वपूर्ण, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति। अब देखो, राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी पारित विधेयक है उसे राज्यपाल की अनुमति से अधिनियम का रूप धारण करता है। जिस प्रकार से संसद में हम देखते हैं, या उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी विधेयक को अधिनियम का रूप मिलता है या धारण करता है, तो उसी प्रकार से विधानमंडल में भी यही स्थिति है कि राज्यपाल के द्वारा ही क्या किया जाता है, उसे अनुमति देने पर कोई भी क्या करता है, अधिनियम का रूप धारण करता है विधेयक, ठीक है ना, विधानमंडल के द्वारा, ठीक है ना, विधानमंडल के द्वारा विधेयक पर। देखो, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्य में है, ठीक है, जो हमने पहले काफ़ी समय पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम बात करें, राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित है राज्यपाल की अनुमति के अधिनियम का रूप धारण करता है, और विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल क्या कर सकता है, देखो, स्वीकृति प्रदान कर सकता है, स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, धन विधेयक को छोड़कर अन्य साधारण विधेयकों को विधानमंडल के पास क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति किसी के लिए आरक्षित नहीं करता, लेकिन राज्यपाल को ये शक्ति है कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित या आरक्षित रख दे। और राज्यपाल के द्वारा यदि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है तो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। इंपॉर्टेंट है भैया ये 201, ठीक है ना, ध्यान रखना। 201 के अंतर्गत विधेयक पर वो स्वीकृति प्रदान कर दे, स्वीकृति क्या करे, सुरक्षित रख दे, या फिर विधेयक को राज्यपाल के पास पुनर्विचार के लिए भेज दे, कि विधानमंडल के पास भेज देते हैं विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से कि इसे विधानमंडल में रखवा दो और इसे पूर्ण विचारण
पुनर्विचारण किया जाए। अभी भी मुझे इस बात में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वापस करो इसे। फिर देखो, विधानमंडल के द्वारा यदि दोबारा विधेयक पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, के द्वारा अगर विधेयक राष्ट्रपति के पास दोबारा आ जाता है, जैसे कि आपको पता है संसद से जब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो मात्र एक बार पुनर्विचार कर के लिए वापस भेज सकता है राष्ट्रपति। लेकिन विधानमंडल के माध्यम से राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति कितनी बार भी, अनलिमिटेड बार भी इस प्रकार से राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। और भारतीय संविधान में इस बात का उपबंध नहीं किया गया कि विधानमंडल के द्वारा कोई भी पारित विधेयक पर है राष्ट्रपति की कितनी समय सीमा में अनुमति प्रदान की जाएगी, अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति की अवधि का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है ना। चलिए समझ में आए ना। ये थे प्रमुख रूप से शक्तियाँ। कौन सी शक्तियाँ थी? ये थी आपके सामान्य शक्तियाँ। सामान्य शक्तियाँ हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी, देखो। ये जो सामान्य शक्ति थी जिसमें कार्यपालिका की शक्ति थी, हमने पढ़ लिया जो विधायी शक्ति थी, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीति की शक्ति और वीटो की निषेधाधिकार की शक्ति। ये प्रमुख रूप से सारी की सारी हमने जो सामान्य शक्ति थी वो राष्ट्रपति की वो पढ़ ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपातकालीन शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की वो पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपात हो गया, आपके राष्ट्रपति शासन हो गया, वित्तीय शासन हो गया या फिर वित्तीय आपात हो गया, ये चीज़ें पढ़ेंगे इन अनुच्छेदों के अंतर्गत। ठीक है ना। तो रहेगा ये प्रमुख रूप से नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक, और उम्मीद करेंगे जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, ठीक है ना, उन शक्तियों से संबंधित ये जो टॉपिक हैं ये पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में जितना पढ़ाया और जो पिछली कक्षाएं थी उनमें पढ़ाया आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।